कौन सी तकरीर ऐसी है जिसमें मैंने भारत के रहनुमाओं से सिर्फ इतना है कि वो जो बड़े बड़े उलमा जो जा रहे हैं दानिश्वर, और वर्ल्ड बैंक की हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी जो ट्यूब्स हैं उसके जरिए सांस लेते रहेंगे। उस रोज वो अपने एक सियासी साथी के घर इशाइये पर मदऊ थे। साथियों के हमरा रात का पुरतकल्लफ खाना खाया। शुक्रिया। गुज़श्ता एक दहाई से आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किए रखा। अब आपने उसी एस्टेब्लिशमेंट से दोबारा इत्तेहाद कर लिया। ये तो खुला तज़ाद है। एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, किस तरह करती है, क्या क्या कुछ करती रही है, इसके बारे में MQM ने जितना खुलकर मौक़िफ़ इख्तियार किया, दुनिया जानती है कि इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। मौजूदा हुकूमत जो है वो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आई, तो हमने अगर बिफोर इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस, अगर हमने इस्टेब्लिशमेंट की कैबिनेट का हम हिस्सा बनते, उसमें शामिल होते, तो आप ये कह सकते थे कि भाई आपने आर्मी की हुकूमत को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन हमने तो, हमारा तो कोई न सूबाई सतह पर न विफाकी सतह पर कोई भी इलेक्शन से पहले हुकूमत के साथ शामिल नहीं था। जमहूरी अमल के बाद ही हम हुकूमत के साथ शामिल हुए। आपके मुखालिफ आप पर और आपकी तंजीम पर पंजाबियों, सिंधियों और पख्तूनों के कत्ल का इल्ज़ाम आयद करते हैं। ये इल्ज़ाम किस हद तक सही है? जो भी इस सिस्टम के यानी प्रिवेलिंग सिस्टम के खिलाफ मैदान में आएगा, उस पर इस किस्म के इल्ज़ामात तो लगाए जाते रहेंगे। जहां तक कत्लो गारतगरी का ताल्लुक है, तो इस्टेब्लिशमेंट ही इसे ऑर्केस्ट्रेट करती है, इसे इंजीनियर करती है। तो ये जो कुछ कत्लो गारतगरी कराई जाती है वो वेल इंजीनियर्ड, वेल डिजाइन, वेल प्रोग्राम्ड होती है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और वो अपने हरकारों के जरिए ये अमल करा के एक इनकलाब लाने वाली, एक नई सोच देने वाली, एक मजबूत जमहूरी सोच देने वाली पुरअमन कुव्वत की शक्ल इस तरह पेश करते हैं अवाम के सामने कि जैसे कि वो पंजाबियों, बलोचों, सिंधियों, पख्तूनों या एथनो लिंग्विस्टिक बेसिस पर लोगों से नफरत करती है और उनके खिलाफ है। ऐसा हरगिज नहीं है। जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो अस खुद पंजाबी, गरीब पंजाबियों, हारियों, किसानों के दुश्मन हैं। देहातों में स्कूल नहीं खुलने देते यही लोग, यही वडेरे। मैं नाम नहीं यहां पर लूंगा, लेकिन मैं ऐसे ऐसे मुअज़्ज़िज़ बड़े बड़े नामों को जानता हूं कि जो शुरफा में शुमार होते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वो अपने यहाँ स्कूल नहीं खुलने देते। अल्ताफ हुसैन को वजीर आजम बनने या सदर बनने का न कल शौक था न आज शौक है। अल्ताफ हुसैन की आरजू, तमन्ना और जिद्दोजहद यही है कि मुल्क में मिडिल क्लास का इनकलाब आए। MQM पर जनापुर बनाने का इल्ज़ाम भी लगा। ये इल्ज़ाम ठीक है? खुदा और उसका रसूल शाहिद है कि वो नक्शे, वो सारी जाली दस्तावेजात वो खुद ब्रिगेडियर आसिफ हारून ने खुद बनाई थी,
ताकि ये हेडलाइंस शाये हों और पंजाब के अवाम मुतनफ़िर हों। बाद में फौज नहीं, जब मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस इल्जाम को साबित करे फौज, तो फिर फौज ने इस इल्जाम को वापस लिया। आईएसपीआर की प्रेस रिलीज आई कि फौज ने कोई एमक्यूएम के पास से जनापुर के नक्शे या दस्तावेजात बरामद नहीं की। हाल ही में जनरल मुशर्रफ ने कालाबाग डैम की तामीर की जरूरत पर जोर दिया है, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? एमक्यूएम का मौक़िफ़ कल भी जो था, आज भी एमक्यूएम का मौक़िफ़ वही है कि चारों सूबों के कंसेंसस के बगैर किसी किस्म की तामीर, हाँ वो डैम की हो या किसी और चीज की, अगर उस के कायम करने से एक सूबे, दो सूबों, तीन सूबों को एतराजात या एतराज होता है, तो जनाब वाला ऐसा कोई फैसला जिसमें कंसेंसस ना हो, इत्तेफाक ना हो, वो करने से मुल्क में नफरतें, दूरियां, महरूमियां और बढ़ेंगी। लिहाजा तमाम सूबों को एतमाद में लिया जाए और इस पर डिबेट की जाए ओपन। एक ज़माने में आप अपने मसाइल के हल के लिए भारत की तरफ देखते रहे, क्या अब भी ऐसा ही है? मुझे ये बताया जाए कि मेरा कौन सा बयान, कौन सी तकरीर ऐसी है जिसमें मैंने भारत के रहनुमाओं से या भारत के दानिश्वरों से खिताब करते हुए कभी ये कहा, आइए आप आकर हमारी मदद कीजिए, एमक्यूएम वालों की मदद कीजिए। कब कहा है? दिखाइए। इल्जाम लगाने के साथ साथ सबूत भी फराहम करना चाहिए। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। जो उस वक्त कहा था वो आज भी कहता हूं और जिसे सच समझता हूं वो कहता रहूंगा। हम पड़ोसी ममालिक आपस में दोस्तियां पैदा करने के बजाय अपना जो बजट का बड़ा हिस्सा है वो डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं, जबकि दोनों ममालिक के लोगों को रोटी की जरूरत है, तालीम की जरूरत है, खुराक की जरूरत है, साफ पानी की जरूरत है। 3 जंगें हम लड़ चुके हैं। अगर ये फैसले जंगों से होने होते तो 3 जंगों को करके हम ये फैसला कर चुके होते, आर हो जाता या पार हो जाता। कि कल तक जो भारत से दोस्ती की बात करने को गुनाह और गद्दारी से ताबीर करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उलमा, नामी गिरामी उलमा, खास तौर पे जिहाद का दर्स देने वाले दोस्ती की खातिर बड़े आराम से भारत का दौरा करते हैं, दोस्ती की बात करते हैं, एलओसी की बात करते हैं, फिर भी मुहब्बे वतन रहते हैं। और अल्ताफ हुसैन बात करे तो गद्दार कहलाया जाता है, करार दिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो बड़े बड़े उलमा जो जा रहे हैं दानिश्वर, वो एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के साए तले जाते हैं, और अल्ताफ हुसैन जो बात करता है वो किसी छतरी के साए तले बात नहीं करता। जो दिल में होता है वो जुबान पे होता है, जो सच समझता है वही कहता है। एक सियासतदान की हैसियत से आप पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? स्ट्रेटेजिक हवाले से ताल्लुकात करीबी पड़ोसी ममालिक से बेहतर ना हो, और मुल्क के अंदर कल्चरल प्लूरलिज्म ना हो, बल्कि एथनो लिंग्विस्टिक पर्टिकुलरिज्म हो, तो ऐसी सूरत में हम मुस्तकबिल को अच्छा करार कैसे दे सकते हैं, जबकि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो पाकिस्तान की बेहतर नहीं है। कब तक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी जो ट्यूब्स हैं उसके जरिए सांस लेते रहेंगे? अगर आज ये इमदाद बंद हो जाए, कितने दिन पाकिस्तान अपने पैरों पर जिंदा रह सकता है? मेरे कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा तल्ख पहलू है, ऐसी कड़वी हकीकत और सच्चाई है कि इसे तस्लीम करते हुए जरूरत इस बात की है
कि हम अपने इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर तमाम पाकिस्तान के सूबों के लोगों को एक टेबल पर बिठाएं, उनकी शिकायत सुने, उनकी शिकायत का इजाला करें और उन्हें गले लगाएं, सबको भाई समझें और सब हाथों में हाथ डालकर अगर मजबूत इत्तेहाद कायम कर लें तो फिर आने वाले बुरे और कड़े से कड़े वक्त से हम मुकाबला कर सकते हैं और पाकिस्तान को बेहतरी की जानिब ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ आज पूरा दिन गुजारा। बहुत शुक्रिया।